स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया निर्णायक मुकाबला खेला जाने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यहाँ पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री होंगे। इसी से अंदाज़ा लगा लो कितना हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। क्या भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँचेगी, ओवल में खेलेगी, जो 9 जून से मुकाबला होने वाला है यहाँ पर तय होगा। हालांकि जिस तरह भारतीय टीम ने नागपुर में खेला था, जिस तरह दिल्ली में खेला था, संभावना यही थी कि इंदौर में मुकाबला जीतकर आराम से टीम क्वालिफाई कर जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन जिस तरह से कमबैक किया ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंदौर में, अब मुकाबला बेहद रोचक और रोमांचक हो गया है। अपनी इस वीडियो में बात करूंगा भारतीय टीम की संभावनाओं पे बात करूंगा और जिस तरह भारत का टॉप ऑर्डर खेला, जिस तरह भारत का मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, यानी बल्लेबाजी जिस तरह से भारत की लचर साबित हुई, उसके बारे में गुफ्तगू करूंगा। किन खिलाड़ियों को बदला जाना चाहिए, किन खिलाड़ियों ने निराश किया है, इसके बारे में बात करूंगा। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह कमबैक करी उसके बारे में भी बात करूंगा। शुरुआत करते पहले भारत की बात करते, भारत के उन खिलाड़ियों की बात करते, विराट कोहली की बात करते हैं, हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, केएल राहुल की बात करते, यही नहीं शुभमन गिल को लाएगा उसके बारे में बात करते, केएस भरत के बारे में बात करेंगे, श्रेयस अय्यर के बारे में बात करेंगे, यानी भारत के तमाम उन बल्लेबाजों की बात करेंगे जिनसे उम्मीदें थी भारत की नैया पार करेंगे, यानी नैया पार लगाएंगे। उन खिवैयाओं के बारे में बात करेंगे जिनसे भारत को संभावना थी लेकिन वो अब तक नाकाम साबित हुए। सबसे बड़ी समस्या क्या आपको नजर आ रही, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी समस्या यह नजर आ रही कि भारत का जो ओपनिंग बल्लेबाजी है, भारत की जो सलामी जोड़ी है, अब तक सेट नहीं हो पाई है। हमने देखा था नागपुर में रोहित शर्मा शतक जरूर लगाते लेकिन केएल राहुल नाकाम होते। दिल्ली में जब आते यही बल्लेबाज तो केएल राहुल, रोहित शर्मा दोनों कुछ खास नहीं कर पाते। यानी टॉप ऑर्डर में चाहे रोहित शर्मा की बात करें, चाहे केएस भरत की बात करें, चाहे हम विराट कोहली की बात करें, कोई भी बल्लेबाज नहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा। केएस भरत का नाम आया तो मैं आपको बता दूं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने क्या कुछ अचीव किया। 14.25 के औसत से उन्होंने जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो अब तक 5 पारियां खेली वहां रन बनाए। उन्होंने अब तक 100 रन पार नहीं किए, 5 पारियां जो खेली मात्र 57 रन बनाए। अगर बात करें नागपुर में तो वहां नागपुर में 8 रन बनाए थे वो, एक ही पारी, हालांकि भारत वहां खेलता है, एक पारी से जीतता है वहां पर ऑस्ट्रेलिया खिलाफ। लेकिन जब दिल्ली में आते हैं यही केएस भरत तो पहली पारी में 6 रन बनाते, दूसरी पारी की बात करें 23 रन बनाते। यहां अगर दूसरी पारी की बात करें तो कद्र गनीमत कह सकते हैं, लेकिन जब ये इंदौर पहुंचते तो पहली पारी में 70 रन बनाते, दूसरी पारी में 3 रन बनाते। ऐसे बल्लेबाज बिल्कुल नाकाम रहते। अपनी 5 पारियों को मिलाकर सिर्फ 57 रन बनाए थे। आइए सूर्य कुमार यादव के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य कुमार यादव को एक ही मुकाबले में खेलने का मौका मिला था, यानी जब उन्हें उतारा गया था एक मैच में। पहली पारी जब खेलने आते केएस भरत के साथ डेब्यू करते, केएस भरत 8 रन बनाते उस मैच में और यहां पर सूर्य कुमार यादव भी 8 ही रन बनाते, यानी एक पारी एक टेस्ट मैच खेला वहां 8 रन बनाए। इसके अलावा उसके बाद उनको मौका नहीं दिया गया। श्रेयस अय्यर की बात करते, उनको हालांकि पहले टेस्ट मैच में मौका नहीं मिला था लेकिन दिल्ली और इंदौर में उनको मौका मिला। उन्होंने क्या कुछ किया है आइए आपको बताता हूं। श्रेयस अय्यर ने दिल्ली में 4 रन बनाए थे पहली पारी में, दूसरी पारी की बात करें तो वहां पर 12 रन बनाए थे। आगे चलते इंदौर में क्या करते हैं, जब पहली पारी में बल्लेबाजी करने आते वहां बगैर कोई रन बनाए आउट हो जाते, जहां पर भारत को जीतना जरूरी था। लेकिन दूसरी इनिंग में जब आते 26 रन बनाते हैं। हालांकि भारत वहां मुकाबले को 9 विकेट से उस मैच को हार जाता। अगर हम देखें श्रेयस अय्यर ने जो 4 पारियां खेली उसकी अगर बात करें तो उन्होंने सिर्फ 42 रन बनाए, यानी 4 पारियों में 42 रन बनाए, 10 से कुछ ऊपर उनका औसत रहा। उन्होंने जो 4 पारियां खेली, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, बेहद निराश किया है उन्होंने। हालांकि टेस्ट मैच की बात करें उन्होंने 9 टेस्ट मैच अपने जीवन में खेले हैं, 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियां खेल चुके, 666 रन बनाए हैं। अगर उनके टोटल 9 मैचों की बात करें तो उनका औसत बेहतर है, 40 से ऊपर उनका औसत जाता, 44.4 उनका औसत है। लेकिन यहां 2 टेस्ट मैचों में पूरी तरह से उनकी बल्लेबाजी फेल होती क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी मिडिल ऑर्डर को संभालने की। आगे बढ़ते हैं, एक और बल्लेबाज के बारे में बताता हूं। बड़ी आस के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ शुभमन गिल को इंदौर में लाया गया था क्योंकि 2 मुकाबलों में लगातार केएल राहुल नाकाम होते, फेल होते हैं। आवाज चारों तरफ से उठने लगती, सीनियर खिलाड़ी भी आवाज उठाने लगते कि यहां पर बदलना चाहिए। किसको बदलना चाहिए? केएल राहुल को। टीम बदलती है, लाया था शुभमन गिल को, लेकिन वो पूरी तरह से फेल होते हैं, नाकाम होते हैं। उन्होंने जो 2 पारियां खेले वहां मात्र 26 रन बनाए, यानी जो 2 पारियां खेली हैं उन 2 पारियों में 26 रन बनाए। उनके औसत की बात करें 13 के औसत से उन्होंने रन बनाए। आगे चलते बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली भारत का जाना माना एक महान बल्लेबाज कह सकते हैं, लेकिन इधर उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। टेस्ट मैच के लिहाज से बात करें तो उन्होंने पिछली जो 14 पारियां खेली हैं, आप उनके रिकॉर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि जो उन्होंने 14 पारियां
खेली, आप सामने देख रहे होंगे, उन्होंने कोई शतक नहीं लगाया है। यहां पर उन्होंने 5 पारियां खेली हैं इस टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यहां भी उनका जिस तरह उम्मीद थी, जिस तरह उनसे संभावना थी, वो पूरी नहीं हुई। उन्होंने जिस तरह पहले मुकाबले में नागपुर में खेला था, वहां उनके बारे में बताओ तो उन्होंने 17 रन बनाए थे वहां नागपुर में। लेकिन जब दिल्ली में आते हैं, अपने ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे आते हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली ही के रहने वाले हैं विराट कोहली, 44 रन पहली पारी में बनाते हैं, दूसरी पारी में वो 20 रन बनाते हैं। यानी अपनी जमीन, अपने स्टेडियम में कद्र गनीमत बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन उनसे उम्मीद होती बड़ा स्कोर बनाने की, उनसे उम्मीद होती शतक लगाने की, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि पिछली बार जब इसी दिल्ली में विराट कोहली ने खेला था, शतक लगाया था, ऐसा ही कुछ उन्होंने किया था। कहां पर? इंदौर में किया था। वहां दोहरा शतक लगा चुके थे, 211 रन की पारी वहां खेल चुके थे विराट कोहली। लेकिन जब इंदौर जाते तो पूरी तरह से नाकाम होते। इंदौर में पहली पारी में 22 रन बनाते, दूसरी पारी में मात्र 13 रन बनाकर आउट होते। यानी उन्होंने जो अब तक 5 पारियां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेली, वहां के बारे में आपको बता दूं, सामने आप देख भी रहे होंगे, उनके स्कोर को देख रहे हैं, 111 रन उन्होंने बनाए हैं अपनी 5 पारियों में। उनके औसत की बात करें 22.2 के औसत से उन्होंने 111 रन बनाए, कोई अर्धशतक नहीं, शतक तो खैर दूर की बात है। बात करेंगे रोहित शर्मा की। जब पहले मैच में आते हैं, यानी कप्तान के तौर पे आते हैं, पहला मैच खेलते हैं नागपुर, वहां 120 रन बनाते, यानी वहां से लग रहा था रोहित शर्मा तो पूरे फॉर्म में, पूरे जबरदस्त इस सीरीज में रन ही रन उनके बल्ले से निकलेंगे। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली में आते हैं, बल्ला खामोश हो जाता है। उन्होंने दिल्ली में कितने रन बनाए थे आइए आपको बताता हूं। पहली पारी में 32 बनाए थे, दूसरी पारी में 31 रन बनाए थे। वहीं अगर नागपुर की बात करें, आप देख रहे होंगे नागपुर में जब वो बल्लेबाजी करने आए थे, जहां पर रोहित शर्मा से उम्मीद थी, आस थी, सलामी जोड़ी एक कुछ अचीव करेगी, कुछ बड़ा स्कोर करेगी, लेकिन दोनों पारियों में मात्र 12-12 रन बनाकर आउट हुए थे। यानी वो भी कुछ नहीं कर पाते। अपने तमाम जो उन्होंने मुकाबले खेले, यहाँ 5 जो पारियां खेली उसके बारे में बता दो। जिस तरह उन्होंने खेला है, 207 रन बनाए, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के यही खिलाड़ी है इस सीरीज में। जो पहले मैच में सेंचुरी बनाई थी, वही एकमात्र सेंचुरी अब तक 3 टेस्ट मैचों में आ चुकी। क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ और भारत के बल्लेबाजों से शतक देखने को मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चेतेश्वर पुजारा की बात करते हैं। चेतेश्वर पुजारा, जिसने दिल्ली की जमीन पर अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था। बहुत ही कम खिलाड़ी हैं दोस्तों 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, उनमें से एक चेतेश्वर पुजारा, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं 5 शतक लगा चुके हैं। लेकिन यहां उनके बल्ले से रन निकल नहीं रहा था। जैसे लग रहा उनके बल्ले को जंग लग गया है, जाम हो गया, बल्ला बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। उन्होंने नागपुर में 7 रन बनाए थे। दिल्ली में जब आते हैं, 100वां टेस्ट मैच खेलने जब उतरते हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर्स भारतीय प्लेयर्स देते हैं, पूरी उनकी फैमिली होती है, पूरा स्टेडियम पैक्ड होता है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पैक होता है, अरुण जेटली स्टेडियम पूरा पैक होता है। वहां पर जब आते हैं, पहली पारी में कोई रन नहीं बनाते, लेकिन दूसरी पारी में जब आते हैं तो भारत की तरफ से कद्र गनीमत बल्लेबाजी करते हैं। वहां पर बात करें तो जब दूसरी पारी खेलते 31 रन वहां पर बनाते हैं। इंदौर में आते हैं, जहां भारत टेस्ट मैच हारा, पहली पारी में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। पहली पारी की बात करें, मात्र 1 रन बनाकर आउट होते हैं। लेकिन दूसरी पारी में लड़ने वाला वही खिलाड़ी था, एकमात्र चेतेश्वर पुजारा था, जिसने अर्धशतक लगाया था और भारत को कहीं ना कहीं इनिंग की हार से बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। किसने? चेतेश्वर पुजारा ने। इस पुजारा ने जो 5 पारियां अब तक खेली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वहां बात करें तो 19.6 के औसत से उन्होंने 98 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी के हिसाब से बेहतर स्कोर नहीं कर सकते, बिल्कुल बेहतर स्कोर नहीं कर सकते, ये भी फेल हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी? रविंद्र जडेजा की, जिसने अपनी गेंदबाजी से, अपनी स्विंग से, अपनी स्पिन से कमाल कर दिया। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम, पूरी कंगारू टीम को बैकफुट पे ला दिया, कदमों पे लाकर पटक दिया है उस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी से, जिसने इन 5 पारियां खेली हैं। यानी जो 3 टेस्ट मैच खेले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वहां उन्होंने 21 विकेट हासिल किए। रनों की बात करें तो उन्होंने 21.4 के औसत से 107 रन भी बनाए हैं। उन्होंने जो पहली पारी खेली थी, यानी नागपुर में खेला था, वहां अर्धशतक लगाया था, 70 रन बनाते। उसके बाद जब दिल्ली में आते हैं, 26 रन बनाते, एक पारी में बल्लेबाजी करने का मौका मिलता। उसके बाद पहुंचते हैं इंदौर में, पहुंचते हैं, वहां पर बात करें तो उन्होंने पहली पारी में 4, दूसरी पारी में 7 रन बनाए थे। गेंदबाजी के लिहाज से बात करें तो जब पहली पारी में, यानी जब उतरते हैं पहली पारी में, यहाँ कहाँ उतरते हैं? नागपुर में उतरते हैं। पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट लिया था, दूसरी पारी में 2 विकेट लिया था। जब दिल्ली में आते हैं वही खेलने के लिए, पहली पारी में 3, दूसरी पारी में 7 विकेट लिए थे। जबकि जब पहुंचते हैं इंदौर में तो पहली पारी में 4 विकेट मिले थे, जबकि दूसरी पारी में कोई विकेट हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर एक ही विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिरा था, जिसे रविचंद्र अश्विन ने अपने नाम किया था। 21 विकेट उन्होंने हासिल किए। ये था लेखा जोखा भारत की जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, यानी जो बल्लेबाजी
दल है भारत का, उन तमाम खिलाड़ियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उन्होंने किस तरह का अचीवमेंट किया, किस तरह का प्रदर्शन किया। आप केएल राहुल के बारे में भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, किस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया, वहां पर क्या कुछ अचीव रहा, आप सामने स्क्रीन पर उनके बारे में भी देख रहे होंगे। यानी जो भारत के बल्लेबाज, चाहे हम बात करें ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की बात करें, केएल राहुल की बात करें, उनकी जगह बदल के लाया गया शुभमन गिल की बात करें, इसके बाद बात करें विराट कोहली की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, चेतेश्वर पुजारा की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें या सूर्य कुमार यादव की बात करें, या जो तमाम बल्लेबाजों को मैंने जिक्र किया, कौन सा ऐसा बल्लेबाज आपको नजर आ रहा है जिसने नुमाया बल्लेबाजी की? किसी ने ऐसी बल्लेबाजी नहीं की जिसके बारे में कह सके हाँ उन्होंने वाकई में शानदार प्रदर्शन किया। अगर एक इनिंग छोड़ दिया जाए किसकी, कप्तान रोहित शर्मा की, तो कोई इनिंग उनकी भी ऐसी नहीं जिसे यादगार कह सकते हैं। अगर जडेजा की 70 रन की पारी छोड़ दिया जाए या फिर 59 रन की जो पारी खेली यहां पर चेतेश्वर पुजारा की, कोई भारत का बल्लेबाज नहीं जो अर्धशतक पहुंचा हो, अर्धशतक गया हो। यानी भारत की बल्लेबाजी, टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी और मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी दोनों पूरी तरह से नाकाम रहे। अब यहां टीम को बदलना होगा, क्योंकि टीम की जब घोषणा हुई थी तभी कहा जा रहा था भारत को अपना मिडिल ऑर्डर मजबूत करना होगा। मजबूत कैसे होगा? हमने सरफराज खान जैसे बल्लेबाज को छोड़ दिया है, उस सरफराज खान को छोड़ दिया जिसने लगातार 3 रणजी अगर उठा कर देखे सीजन देख ले तो वहां पर गजब की बल्लेबाजी की, उसके बल्ले से शतक निकले, डबल सेंचुरी निकली, ट्रिपल शतक, उसने गजब की बल्लेबाजी की। हमने उस सरफराज खान जैसे बल्लेबाज को छोड़ दिया, हमने रणजी से कुछ और प्लेयर को नहीं लिया। क्या यह कमी है? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। क्या घरेलू मुकाबलों से, घरेलू जो रणजी ट्रॉफी, वहां से कुछ और खिलाड़ियों को लिया जा सकता था? यह भी सोचने वाली बात है। क्यों हम उन्हीं पर निर्भर आगे पीछे करके होते जो लगातार नाकाम होते रहे हैं? अब देखना यह होगा कि अब जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर टीम उतरेगी, बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी, क्या कुछ बदलाव होगा? क्या कुछ नए खिलाड़ियों को लिया जाएगा? क्या वही खिलाड़ी फिर आएंगे? क्या शुभमन गिल को दोबारा मौका दिया जाएगा जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की थी? क्या दोबारा केएल राहुल के पर भरोसा किया जाएगा, उनके एक्सपीरियंस पर भरोसा किया जाएगा, उनके तजर्बे पर भरोसा किया जाएगा, या ईशान किशन को मौका दिया जाएगा? हालांकि उम्मीद कम ईशान किशन को मौका दिया जाए, उम्मीद कम है केएल राहुल को दोबारा लाया जाए। शुभमन गिल पे भरोसा जताया जा सकता है। कमाल करना होगा कप्तान रोहित शर्मा को, कमाल दिखाना होगा यहां पर विराट कोहली को। अगर इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भारत को जीतना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना, तो कुछ अलग करना होगा, कुछ बेहतर करना होगा, इस पिच पे करना होगा। क्या ये पिच स्पिन को मदद करेगी? जैसा नागपुर में देखा गया, कोटला में देखा गया, इंदौर में देखा गया, क्या ऐसे ही मदद करेगी? इसी तरह की पिच होगी? अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए कि भारत को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा। दोस्तों, हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।